हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एयर, जो आपकी जियोग्राफी की बुक से है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब क्या होता है? शॉर्टली होता है गाइस। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारे पृथ्वी के ऊपर एक लेयर जमी हुई है गैस की, वाटर वेपर की, उसे एटमॉस्फेयर बोला जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर। ओके, सो एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये एक बहुत पतला सा पर्दा जैसा ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ को सराउंड यानी कि घेरता है पूरी जगह से। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल gases in which nitrogen and oxygen occupy the major portion। तो बेसिकली ये बहुत सारे गैसेस से बनी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है इसके अंदर। हार्मफुल यूवी रेस से हमें बचाती है और कुछ इस तरीके की ये दिखती है। ये इसको आप छू नहीं सकते हैं ऑब्वियसली, ये हम जाते हैं आर पार हो जाती है, तो बेसिकली इसे हम छू नहीं सकते, बट इट इज अ थिन, वेरी थिन लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टू गैसेस मेक्स द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी जैसे हमने पढ़ा कि दो गैसेस थी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो नाइट्रोजन 78% रहती है एटमॉस्फेरिक लेयर में या फिर एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन 21 रहता है। ठीक है, मेक्स द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जरा इस चार्ट पे आप देखेंगे तो दिस पोर्शन is 21%. This portion is 78%, which is nitrogen. And ये जो आप छोटा सा पोर्शन देख रहे हो, ये अदर गैसेस हैं। कौन कौन से? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ठीक है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाकी गैसेस हैं। 21% है ऑक्सीजन, 78% है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन दी एटमॉस्फेयर। आप जानते ही हैं, नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि ऐसी गैसेस जो अच्छी नहीं होती हैं और बहुत ज्यादा हीट ट्रैप करने वाली गैसेस होती हैं। जैसे कि मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे सामने कोई चॉकलेट रख दे, मैं जल्दी से जाकर उसको ट्रैप कर लूंगी, जल्दी से जाकर उसको पकड़ लूंगी। तो इनको भी बहुत ज्यादा हीट पसंद है और ये जल्दी से जाके हीट को ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी जो ऊपर से धूप आ रही होती है, किरणें आ रही होती है, हमारी किरणें अर्थ पे आके वापस चली जाती है, लेकिन ये अर्थ पे आने के बाद उन हीट को पकड़ लेता है, उन किरणों को पकड़ लेता है और किरणों में गर्मी होती है। सिर्फ कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको गर्मी बहुत पसंद है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड यहाँ पे मीथेन होगा गाइस, सॉरी फॉर दैट, मीथेन होगा, इथेन लिखा हुआ था, एंड नाइट्रस ऑक्साइड है। ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ग्लोबल वार्मिंग में काफी ज्यादा सहायता देती है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ये जो गैसेस हैं जो हमने अभी पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये जो गैसेस हैं ये हमें कहाँ कहाँ से हमारी पृथ्वी के लोग हमें दे रहे हैं। ठीक है, सो पहला हो गया एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से कैसे हो गया? क्योंकि एग्रीकल्चर में भी केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऐसी बहुत सी चीजें यूज करते हैं जिसके अंदर से ये निकलते हैं। साथ ही साथ क्या कहते हैं उसे, प्रणाली कुछ ऐसे कहते हैं ना, खेत का बचा हुआ कुछ जलाते हैं, तो जलाने के बाद प्रणाली ऐसे कुछ कहते हैं, जलाने के बाद उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एग्रीकल्चर से 9% हमें मिलता है ये सारे गैसेस की लेन देन। इंडस्ट्री से 29% मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं इंडस्ट्रीज कितना ज्यादा केमिकल्स यूज करती है, कितना ज्यादा धुआं, वो आपको दिख रहा होगा कितना ज्यादा इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा होता है। सो ये सारे गैसेस इंडस्ट्रीज से भी बहुत निकलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से 28% हमें नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस मिलते हैं। कैसे? क्योंकि जो बसेस होती हैं वो इतना गरम गरम धुआं फेंकती। कभी भी बस के पीछे से गए हैं, बस के पीछे में कितना ज्यादा गरम गरम धुआं वो फेंक रहा होता है। कार्स हो गई और एंड रिक्शाज, ऑटो साइकिल, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, वो सारे के सारे 28% ट्रांसपोर्टेशन से हमें ये गैसेस देते हैं। कमर्शियल्स 78% देता है,
कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल 17% देता है और ये 17% देता है। कमर्शियल यानी कि डिटर्जेंट्स हो गए, वॉशिंग पाउडर हो गए, केमिकल है, ठीक है। एंड साथ ही साथ रेसिडेंशियल मतलब कि बहुत से लोग बहुत पतली पतली जगहों पे रहते हैं बैठ के, मतलब कि देखा होगा आपने चाली सिस्टम देखा होगा, कितने सारे लोग होते हैं जो ठूस ठूस के एक रूम में बैठे रहते हैं, कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है उससे। समझ लीजिए 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, वो एक रूम के छोटे से एक रूम के अंदर रह रहे हैं इतनी सी जगह पे, सो वो कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, कितनी गर्माहट छोड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वार्म होगी हमारी पृथ्वी। तो बेसिकली रेसिडेंशियल से मिलता है 17% एंड कमर्शियल से 17% मिलता है। सो दीज आर द फैक्टर्स जिससे ये गैसेस हमारी पृथ्वी पे और बढ़ती हैं और ये गैसेस हीट ट्रैप करती हैं और वो हीट ट्रैप करने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है? वेदर इज आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। शॉर्ट आंसर देना है वेदर आर टू आर, यानी कि घंटे के अंदर भी चेंज हो सकता है, दिन या रात में भी चेंज हो सकता है, या फिर कांस्टेंट रह सकता है 2 या 3 दिन के लिए भी। वेदर क्या क्या है हमारे? समर्स आ जाते हैं जिन्हें हम हिंदी में ग्रीष्म कहते हैं। ये हो गया हमारा मॉनसून जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। ठीक है, आप इसको एक तरीके से थंडर स्टॉर्म और इसको भी मॉनसून आप कह सकते हैं। ये हो गया हमारा पतझड़ जिसको हम ऑटम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया विंटर, हम इसको चलिए प्री विंटर कह देते हैं। एंड ये हमारा हो गया विंटर। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग गायब है। तो बेसिकली ये बहुत अलग अलग तरीके के वेदर हैं, सीजन्स हैं एक्चुअली, जो एक एक टाइम पे आते हैं। एक्चुअली ये सीजन्स कहेंगे इन्हें, एंड वेदर का ही एक पार्ट होते हैं सीजन्स। तो वेदर क्या होते हैं? सुबह में आपको थोड़ी गर्मी मिलेगी, रात में वो जगह ठंडी हो जाएगी। तो वेदर डे टू डे आर टू आर चेंज होती रहती है, एक तरीके की कंडीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के साथ। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल में आ जाती है ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक एंड कन्वेक्शनल। ठीक है, साइक्लोनिक में क्या था? साइक्लोनिक में ये था जब वार्म एंड कोल्ड एयर दोनों ऊपर जाके मिलती हैं, जो तब उससे जो बारिश होती है उसको साइक्लोनिक कहते हैं। ओरोग्राफिक वो रेन होती है जो पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर होती है, पर्वतों के ऊपर होती है, उसको ओरोग्राफिक रेन बोला जाता है। और कन्वेक्शनल रेन किसे बोला जाता है? जब बहुत ज्यादा गर्म वाली एयर ऊपर जाके ठंडी होके फिर बारिश बन के आती है, उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज एयर प्रेशर? हर जगह प्रेशर एयर का अलग रहता है। अगर आप पर्वत श्रृंखलाओं पे, बड़े बड़े हिमालयन पर्वतों पे चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली ठंडी जगह है, इसका मतलब वहां पे एयर ज्यादा फ्लोट नहीं करती है, वहां पे एयर डेंस है। और क्या आप डेंस एयर अंदर ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगर मैं आपको गरम गरम सूप दूं, तब गरम गरम सूप आपके थोड़ा सा जीभ पे लगेगा तो सही, लेकिन वो अंदर चला जाएगा। वहीं पे मैं आपको आइस क्यूब दूं तो आइस क्यूब को आप पहले काटेंगे, क्योंकि काटना पड़ेगा, फिर जाके वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, आइस क्यूब को ऐसे गले से हम नीचे से नहीं डाल सकते। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो एक तरीके से हाई प्रेशर यानी कि एक तरीके से गर्म हवा होती है वो फ्लोट कर सकती है, लेकिन ठंडी हवा डेंस होती है, गाढ़ी होती है, और वो फ्लोट नहीं करती है। और बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर जो हवा रहती है वो काफी ज्यादा गाढ़ी होती है। इसीलिए जैसे हमारे पर्वत श्रृंखला पर चढ़ने वाले जो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने वाले जो ट्रैकर्स होते हैं, वो लोग काफी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, ऑक्सीजन ले लेके उसके ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन बहुत कम होता जाता है। जितना ऊपर जाएंगे, अब जितना अर्थ से बाहर चले जाएंगे, मून के पास जाएंगे, उतना तो ऑक्सीजन वहां है नहीं, और ज्यादा ठंडी है। ठीक है, तो हर जगह प्रेशर अलग रहता है एयर का। ठीक है, pressure exerted by the weight of air the earth's surface is known as air pressure। एयर का एक अलग से वेट होता है, उसी को एयर प्रेशर बोला जाता है, और ये हर अर्थ पर अलग अलग जगह पे अलग प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, एक उदाहरण लेके देखते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर का। हाई प्रेशर यानी कि दिल्ली में थोड़ी सी गर्माहट रहती है ऑब्वियसली, लेकिन दिल्ली में आप आराम से घूम फिर सकते हो, आराम से आप सांस वास ले सकते हो। भले यहाँ पे काफी ज्यादा पोल्यूशन हो गया हो, लेकिन आप दिल्ली में सांस वास ले सकते हो, पोल्यूशन हो तब भी।
और यहाँ पे अगर मैं आपको पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर छोड़ दूं, भले ही कितना ही साफ सुथरा हो, लेकिन यहाँ पे एयर काफी ज्यादा डेंस है, काफी ज्यादा गाढ़ी है, तो यहाँ पे आप शायद ही ऑक्सीजन अच्छी तरीके से ले पाएंगे, आपको दिक्कत आएगी ऑक्सीजन लेने में। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस कि हर जगह प्रेशर एयर का अलग रहता है। कहीं पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में, कहीं पे बहुत ज्यादा आराम से हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर्स। ये जो टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, ये काफी ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, काफी ज्यादा इजी होते हैं। ये हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। कौन कौन से ऐसे फॉलोइंग गैसेस हैं जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती हैं। सन की कुछ ऐसी रेज होती हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि UVC, UVA एंड UVB। ये कुछ ऐसी रेज हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, इवन हमें काला भी बनाती हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा सनस्क्रीन लगा के जाना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी भाई हमारी गैसेस हैं? पहला तो आ जाता है नाइट्रोजन, दूसरा आ जाता है ओजोन। ओजोन लेयर जो हमारी है, ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन तो हम लेते हैं। तो ओजोन लेयर, ये जो आपको दिख रही है ओजोन लेयर, ये एक बैरिकेड, एक शील्ड या फिर एक प्रोटेक्टर का काम करती है, जो हमारे अर्थ के जस्ट ऊपर एक बहुत ज्यादा थिन लेयर बनी हुई है। ठीक है, ओजोन लेयर एंड नाइट्रोजन जो 78% है, ये दोनों हमें हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सूरज मामा की गरम गरम तपती रेस से बचने के लिए। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ऑब्वियसली इसका ट्रोपोस्फेयर ही होगा। क्यों होगा ट्रोपोस्फेयर? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर अर्थ के जस्ट ऊपर हमारा ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर इसलिए नहीं होगा क्योंकि थर्मोस्फेयर में हमारा सैटेलाइट ये सब आ जाता है। अगर 3G 4G नहीं भी चलेगा तो भी हमारी लाइफ चल जाएगी, सैटेलाइट नहीं भी चलेगा तो भी हमारी लाइफ चल जाएगी। ठीक है, मेसोस्फेयर में क्या है? मेटेओराइट्स गिर भी जाएंगे, बहुत छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, अर्थ पे गिर भी जाएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जहां पे बारिश होती है, जहां पे हम एरोप्लेन से आना जाना कर सकते हैं, और ये एक ऐसी लेयर है जहां पे जीवन है, जहां पे ऑक्सीजन रहता है, और उसके जस्ट ऊपर ही हमारा ओजोन लेयर आ जाता है। सो इनमें से अगर यहाँ पे ओजोन लेयर होता तो मैं ओजोन लेयर पे लगाती, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से सूटेबल मुझे ट्रोपोस्फेयर लगा, दैट्स व्हाई हमने ट्रोपोस्फेयर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।